देशभक्त पर हम पहले भी कह चुके हैं कि अगर हम सिर्फ आंकड़ों की बात करें, इंटेंशन की नहीं, वेलफेयर स्कीम्स की बात करें, तो भारत के इतिहास में सबसे बड़े सोशलिस्ट लीडर नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। देश को सस्ता इंटरनेट देना, 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना देना, इलेक्शन से पहले अच्छी अच्छी रेवड़ी देना, ये उनकी कुछ सोशलिस्ट पॉलिसीज में से है। पूरा एपिसोड है इस विषय पर, देख लीजिएगा। अब मोदी सरकार ने कार्ल मार्क्स की आत्मा को खुश करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। 4 नए लेबर कोड्स को नोटिफाई किया जा चुका है। कुछ ही समय में अब ये कानून में बन जाएंगे। अब पीएम मोदी ने इस नए कानून को भारत के लिए प्रोग्रेसिव कदम बताया है। सरकार का कहना है कि इससे इंप्लॉयर्स और इंप्लॉइज दोनों को फायदा मिलेगा। इंप्लॉइज यानी आम वर्कर के लिए बेहतर सोशल सिक्योरिटी, बेहतर वेजेस, बेहतर वर्किंग कंडीशंस, वही सारी चीजें जिसके बारे में कार्ल मार्क्स बात किया करते थे। वहीं बिजनेसेस या इंप्लॉयर्स के लिए, माने इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए, इन कानूनों से कंप्लायंस बर्डन कम हो जाएगा, हायरिंग फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, जिससे ओवरऑल बिजनेसेस रन और ऑपरेट करने में आसानी होगी। सरकार का कहना है कि इससे लॉन्ग टर्म में ज्यादा बिजनेस भारत की तरफ आकर्षित होंगे, जिससे इकोनॉमी में लाखों और नए जॉब्स क्रिएट होंगे। माने ये वही सारे काम करेगा जो डिमोनेटाइजेशन, वन विंडो अप्रूवल सिस्टम, मेक इन इंडिया और जीएसटी को करने वाला था, वो किया नहीं, अब शायद यहां होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रेड और वर्कर यूनियंस का मानना है कि सरकार इन कानूनों की मदद से सिर्फ कंपनीज के लिए इंप्लॉइज को हायर और फायर करना आसान बनाने की कोशिश कर रही है। यूनियंस को कमजोर किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज में स्ट्राइक करना और मुश्किल बना दिया जा रहा है। इसके अलावा यूनियंस ने हाईलाइट किया है कि वेजेस के डेफिनेशन चेंज होने की वजह से शॉर्ट टर्म में सभी सैलरीड वर्कर्स की इन हैंड आमदनी और कम हो जाएगी। सरकारी नोटिफिकेशन के आते ही यूनियंस ने देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ सारे ही एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री वॉइसेस, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने इन कोड्स का खुलकर स्वागत किया है। इन्हें एक पॉजिटिव और मच नीडेड स्टेप बताया है। तो देशभक्त के आज के एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे कि ये नए लेबर कोड्स हैं क्या चीज, क्या है ये कोड्स, क्यों जरूरत आन पड़ी इंडिया को इस नए कानून की, क्या प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, क्या ये कानून वाकई प्रो वर्कर्स हैं जैसा कि सरकार क्लेम कर रही है, क्योंकि कंसर्न्स तो हैं इस कानून को लेकर, और फाइनली क्या ये सच में एक इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक बन सकते हैं, या फिर से पता चलेगा कि ये सरकार का लेटेस्ट जुमला है जो कि कुछ सालों बाद ही हमारे सामने प्रकट होगा। आइए देखते हैं इन डिटेल। दशकों से भारत के लेबर लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एक ऐसा जंजाल बन चुका है जिसे नेविगेट करना बिजनेसेस के लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका है, मिशन इम्पॉसिबल है। ब्रिटिश एरा से लेकर यूपीए 2 तक की सरकार लग गई। 29 अलग अलग एक्ट्स हैं इसके अंदर, 1400 से ज्यादा रूल्स यहां मेंशन्ड है, अलग जमानों में लाए गए कानून इसमें मिले हुए हैं, अलग अलग ओवरलैपिंग डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगे, अलग अथॉरिटीज, कंफ्यूजिंग थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशंस भी इसमें लागू होते हैं। इन लॉज और रूल से निकले कम से कम 180 अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे इंस्पेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ग्रे एरियाज होते हैं जिसमें एकदम दबाकर रिश्वतखोरी इसी वजह से चलती है। एक तरफ जहां कंपनीज के लिए इन लॉज के साथ कंप्लाई करना मुश्किल होता है, वहीं दूसरी तरफ इतने सारे कानून वर्कर्स के लिए भी समझना आसान नहीं होता है। बेनिफिट मिलना तो दूर, आम वर्कर को तो अपने राइट्स तक ठीक से पता नहीं चल पाते हैं, पूरी जिंदगी निकल जाती है। इसीलिए 2019 और 2020 के बीच में सरकार ने सभी अलग अलग कानूनों को रैशनलाइज करके 4 सिंपल कोड्स में डिवाइड कर दिया। The Code on Wages, the Industrial Relations Code, the Code on Social Security और the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code। इन चारों कोड्स के आने के बाद भारत के 1400 से ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस को घटाकर 350 के आसपास कर दिया है। वहीं कंपनीज को 180 फॉर्म्स के जगह अभी सिर्फ 70 फॉर्म्स के आसपास लेबर रिलेटेड फॉर्म्स को भरना होगा, जो अपने आप में भी काफी ज्यादा है।
तो आइडिया यह है कि दशकों से लाए गए एक के ऊपर एक बनाए गए सभी लॉस को थोड़ा नीट एंड टाइडी करके सिंप्लीफाई किया जाए। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इनमें से कई चेंजेस सेकंड लेबर कमीशन ने 2002 में सजेस्ट किया था। तो देखिए कितना ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन इंप्लॉई यूनियंस का कहना है कि लेटेस्ट कोड्स में सरकार ने लेबर कमीशन कि सिर्फ इंप्लॉयर्स साइड की रिकमेंडेशंस को ज्यादा माना है, इंप्लॉइज को मोस्टली उनके हाल पर ही छोड़ दिया है। कैसे, इस पर आते हैं थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। इकोनॉमी में लेबर और फर्म्स का रिलेशनशिप इतना सिंपल जो दिखता है उतना सिंपल होता नहीं। एक तरफ जहां फर्म्स को सस्ते रेट में बेस्ट टैलेंट चाहिए होता है, वहीं दूसरी तरफ वर्कर्स को बेहतर वेजेस, बेहतर वर्किंग कंडीशंस भी चाहिए होता है। बोथ आर करेक्ट। अब आइडियली सरकार को इन दोनों के बीच में एक न्यूट्रल आर्बिट्रर की तरह काम करना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट डिमांड्स रखते हैं, इसीलिए यहां सरकारों के लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाती है। किसकी सुने? अब अगर सरकार वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हायर मिनिमम वेजेस ले आए, फायरिंग को टफ बना दे, स्ट्राइक्स और यूनियन एक्टिविटीज को आसान बना दे, तो वर्कर तो खुश हो जाएगा, वर्कर राइट्स भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जो फर्म्स है वो नाराज हो जाते हैं। कंपनीज उन रीजन में माइग्रेट करना शुरू कर देगी, उन देशों में चले जाना शुरू कर देगी जहां उनकी नीड्स को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। ऐसे में वर्कर्स के पास राइट्स और सिक्योरिटी तो होगी, लेकिन इवेंचुअली नौकरी नहीं होगी उनके पास, तो नेट नेट पूरी इकोनॉमी को ही नुकसान पड़ने वाला है। इसीलिए सरकार को लेबर लॉस के जरिए एक फाइन बैलेंस मेंटेन करना चाहिए कि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो, उनके इंटरेस्ट भी सिक्योर्ड रहे, वही कंपनीज पर भी ज्यादा बर्डन ना ऐसा आ पाए जिससे वो भी अपना बिजनेस आसानी से रन कर पाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द करेक्ट सेंस। देश की आजादी के कुछ दशकों तक तो यह बात साफ हो चुकी है कि जो कानून था वो वर्कर्स की तरफ ज्यादा झुकाव था, रुझान था। नतीजा अनफॉर्चुनेटली यह हुआ कि देश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स कम होते रहे, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम रही या फिर ज्यादा बढ़ी नहीं जितना कि अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में हमने देखा। फिर लेट 1990s में जब लेबर लॉस थोड़े आसान कर दिए गए तो ट्रेड यूनियंस कमजोर हो गए, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ और इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दोनों तेजी से कम तब बढ़ने लगे थे। आज इन नए कोड्स के जरिए से भी एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, लेकिन इस बार भी यह कानून इंप्लॉइज के लिए कम और फर्म्स के लिए ज्यादा काम करता दिख रहा है। और यह थोड़ा चिंता का विषय है कि किस तरफ रुझान ज्यादा तो नहीं है। क्या मोदी सरकार पूंजीपतियों के लिए ज्यादा काम कर रही है, लेबर्स के लिए नहीं? इसको समझने के लिए ये चार कोड्स और उसके प्रोविजंस को थोड़ा समझना होगा। सबसे पहले वेजेस कोड को समझते हैं। ये कानून मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस और बोनस रूल्स को कंबाइन करके एक सिंगल लॉ बना देता है। इसमें वेजेस को क्लियरली डिफाइन किया गया है, यानी ये जो डेफिनेशन है ये पीएफ, ग्रेच्युटी, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन जैसी सारी चीजों का बेस बन जाती है। इस कानून के आने से अब डिडक्शंस टोटल पे का 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। प्रिसाइसली इसी प्रोविजन से आपका इन हैंड इनकम भी कम होने वाला है। या क्यों होगा वो अभी समझाते हैं, थोड़ा मैथ्स। इस कानून में ओवरटाइम वेजेस को लेकर भी क्लियर रूल सेट किए गए हैं। ओवरटाइम वेजेस को नॉर्मल रेट्स का डबल रखा गया है। वही सरकार ने कहा है कि वर्किंग आवर्स भी दिन के 8 से 12 घंटे के बीच में ही हो सकते हैं और किसी भी हफ्ते में आप 48 आवर्स से ज्यादा किसी को काम नहीं करवा सकते हैं। अगर कोई इंप्लॉय 6 दिन से कम काम करता है या रूल्स में फ्लेक्सिबल वर्क सिस्टम दिया गया है, तब भी वर्किंग आवर्स 12 घंटे पर डे से ज्यादा नहीं हो सकता है। यहां पर भी एक्सप्लॉयटेशन के लिए एक लूपहोल छोड़ दिया गया है। वो क्या है लूपहोल, अभी समझाता हूं। अब इसके अलावा इस कानून में हर इंप्लॉय को पे स्लिप देना मैंडेटरी बना दिया गया है, तो इसका एक रिकॉर्ड रहेगा। दूसरा कोड है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। यह कानून हायरिंग, फायरिंग, ले ऑफ, स्ट्राइक्स और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसी चीजों को गवर्न करता है। इस कानून का मकसद है कि इससे लेबर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, लेकिन डिस्प्यूट के केसेस में वर्कर्स का प्रोटेक्शन भी बना रहे। यह 3 इंडस्ट्रियल लॉस को मर्ज करके बना है।
इसमें पहली बार सरकार ने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट के साथ अब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया है सीजनल या शॉर्ट टर्म हायरिंग के लिए। माने आप बोलकर स्पेसिफिकली एक शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट रख सकते हो। ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, क्लोजर जैसी चीजों में भी गवर्नमेंट अप्रेजल की थ्रेशोल्ड 100 वर्कर से बढ़ाकर 300 वर्कर तक कर दी गई है। मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जहां 300 से कम वर्कर्स काम कर रहे हो, वहां ले ऑफ्स करने से पहले या वर्कप्लेस को शट डाउन करने से पहले सरकार से परमिशन लेने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले यह लिमिट सिर्फ 100 इंप्लॉइज की थी, लेकिन यही नए लॉस की शायद सबसे प्रॉब्लमैटिक प्रोविजन है, वो भी समझाऊंगा कैसे। इसके अलावा स्ट्राइक रूल्स बदल दिए गए हैं। पहले पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन एटसेट्रा एटसेट्रा पर स्ट्रिक्ट रूल्स हुआ करते थे, अब वही सारी इंडस्ट्रीज पर अप्लाई करेंगी। अब कोई स्ट्राइक किसी भी इंडस्ट्री में बिना नोटिस दिए आप नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ डेफिनेशन में मास कैजुअल लीव का भी ऐड कर दिया गया है। मतलब अगर 50% से ज्यादा वर्कर्स एक ही दिन अपना अर्न्ड कैजुअल लीव लेते हैं तो उसे भी स्ट्राइक माना जाएगा। इसी के साथ निगोशिएटिंग यूनियन का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया है। कहा गया है कि अगर एक यूनियन के पास 51% वर्कर्स का मेंबरशिप है तो वो सोल निगोशिएटिंग यूनियन बन जाएगा और किसी से बात करने की जरूरत नहीं। अगर मल्टीपल यूनियंस हैं, किसी के पास 51% नहीं है, तो निगोशिएटिंग काउंसिल बनाई जाएगी जिसमें 20% वेरीफाइड मेंबरशिप पर एक सीट मिलेगी। अब इसे छोटे यूनियंस का कहना है कि उनकी बार्गेनिंग पावर, निगोशिएटिंग पावर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तीसरा कानून, सोशल सिक्योरिटी कोड। ये कोड पीएफ, ईएसआईसी, मैटरनिटी बेनिफिट्स, ग्रेचुइटी, गिग वर्कर वेलफेयर ऐसी तमाम चीजों को एक अम्ब्रेला के नीचे लाने की कोशिश करता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, स्विगी, जोमैटो, उनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ये 9 अलग अलग सोशल सिक्योरिटी लॉज को मर्ज करके ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर्स को अब कवर करने की कोशिश कर रहा है। इसके तहत फिक्स टर्म इंप्लॉइज, यानी जो इंप्लॉइज जिन्हें शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है, अब परमानेंट वर्कर्स के बराबर वो राइट्स अपना पाएंगे। उन्हें 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस के बाद ग्रेचुइटी मिलेगी। पहले ये सिर्फ परमानेंट वर्कर्स को मिलता था, वो भी 5 साल काम करने के बाद आप ग्रेचुइटी की आशा कर सकते थे। अब वो आपको 1 साल कंटिन्यूअस सर्विस के बाद मिलेगा। इसी के साथ साथ फीमेल इंप्लॉइज के लिए फैमिली डेफिनेशन में अपने इन लॉज को भी इंक्लूड करना अब ऑप्शन दे दिया गया है। फाइनली ओएसएच कोड। यह कोड अब सारी इंडस्ट्रीज के लिए सेफ्टी, वर्किंग कंडीशंस, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, हॉलिडेज और हेल्थ स्टैंडर्ड्स के लिए उससे जुड़ा एक लॉ, एक सिंगल प्लेबुक को बनाया गया है। यह 13 सेंट्रल लेबर लॉज को मर्ज करके बनाया गया है। गवर्नमेंट का कहना है एक सिंगल रजिस्ट्रेशन, कॉमन लाइसेंसेस, ई फाइलिंग्स के थ्रू कंप्लायंस इजी हो जाएगा। एटलीस्ट सरकार का यही कहना है। फैक्ट्री लाइसेंस की थ्रेशोल्ड 10 वर्कर से बढ़ाकर 20 कर दी गई है। कुछ केसेस में 20 से बढ़ाकर 40 कर दी गई है। इसके अलावा हर एम्प्लॉयर को मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा। पहले यह एक्सप्लिसिटली रिक्वायर्ड नहीं था, स्पेशली कैजुअल वर्कर्स के लिए तो उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहता था। साथ ही इस कानून के आने के बाद लेबर रूल्स अब उन कॉन्ट्रैक्टर्स पर भी लागू होगा जिनके पास 50 वर्कर्स हैं। पहले यह लिमिट 20 की होती थी। विमेन को नाइट शिफ्ट में काम करने की अब लीगल अनुमति मिल चुकी है सरकार की तरफ, लेकिन उनकी कंसेंट और सेफ्टी प्रोविजंस को मैंडेटरी बनाया गया है। यह प्रोविजन भी अपने आप में प्रॉब्लमैटिक है। चलिए, अच्छी चीजें तो हमने आपको गिना दी और नो डाउट इसमें कुछ पॉजिटिव स्टेप्स जरूर हैं, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं जिसको सरकार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए अगर एक जेन्युइन चेंज लाने की कोशिश है। इन कोड्स के कंसर्न्स का डिस्कशन यहीं से शुरू होता है, बाय द वे, जो हमने आखिरी पॉइंट मेंशन किया था। विमेन वर्कर के नाइट शिफ्ट में काम करवाने की पॉलिसी सरकार ने तो अलाउ कर दिया है, लेकिन कंपनीज के लिए बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी इनकरेज तो किया है कि भैया आप परमिशन लो, उसी के बाद आप कर सकते हो, लेकिन अब सरकार ने जब इसे अलाउ कर दिया है तो क्या विमेन
अपने वर्क प्लेस में, अपने जो कम्यूट है उसमें क्या ज्यादा सेफ फील करती हैं कि रात में काम कर पाएंगी? क्या उन्हें उतना सेफ फील करा पाई है सरकार पिछले 11 सालों में? एक सरकारी डेटा शायद हमारे पास नहीं होगा जो यह दिखाता है कि आज 11 साल बाद वुमेन रात को काम करने के लिए उतना कॉन्फिडेंट हो सकती हैं, अपने आप को उतना सेफ फील कर सकती हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो यह नाइट शिफ्ट अलाउ करने का तरीका बैकफायर भी कर सकता है। कहने को तो आपने बोला है कि वुमेन कंसेंट मैंडेटरी है, लेकिन सबको पता है कि कंपनीज ऐसे सिचुएशन में एम्प्लॉइज को फोर्स भी कर सकती है, स्पेशली जब सरकार की परमिशन है। स्ट्राइक्स और यूनियंस को आपने वैसे में भी कर्टेल करने के प्रोविजंस बना दिए हैं। ऐसे में एम्प्लॉइज अब और भी ज्यादा अपनी कंपनीज के मोहताज हो जाएंगे। लेऑफ्स और फायरिंग भी अब 300 वर्कर्स तक की कंपनीज के लिए आसान बना दी गई है। ऐसे में वर्कर्स के पास अब कोई टूल नहीं रह जाता, कोई जरिया नहीं रह जाता है कि वो अपने कंसर्न्स भी रेज कर पाए। स्ट्राइक्स करना तो अब ना के बराबर ही हो गया है। आप इमीडिएटली फायर भी हो सकते हो अगर आपने अपनी आवाज उठाई। फिर वर्किंग आवर्स में भी 8 से 12 घंटे का एक लूपहोल छोड़ दिया गया है। वेजेस कोड के हिसाब से 12 घंटे तक काम करवाया जा सकता है। अब अगर कोई 6 दिन भी काम करता है हफ्ते में तो वो 72 आवर्स वैसे में भी कोई उससे काम करवा सकता है। मतलब नारायण मूर्ति जी ने तो 70 घंटे की बात की थी, भारत सरकार तो उससे भी आगे चली गई है काम करवाने में। एक लाइन का मेंशन यहां यह भी कर दूं कि भाई कोड में तो यह भी लिखा है कि 48 आवर से ज्यादा काम नहीं आप करवा सकते हो, लेकिन किन केसेस में यह रूल अप्लाई होता है, नहीं होता है किन केसेस में, उसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं दी गई है। जब तक यह क्लैरिटी हमें नहीं मिलती है कुछ भी कंक्लूसिवली नहीं किया जा सकता है और इसको एक एक्सप्लॉयटेटिव लूप छोड़ा गया है। फाइनली अब आते हैं वेजेस के मुद्दे पर। वेजेस यानी बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस को 50% ऑफ टोटल पे पर डिफाइन किया गया है। पहले ये 30 to 40% के आसपास हुआ करता था। इस पर ही पीएफ और बाकी डिडक्शंस कैलकुलेट होते थे। तो अब आने वाले कुछ दिनों में एम्प्लॉइज के टेक होम सैलरीज कम होने वाले हैं इन नए कानून के चक्कर में, क्योंकि ये अब 50% बना दिए गए हैं। जितने कंसर्न्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं उसके अलावा इन कोड्स में एक रिग्रेसिव क्लॉज भी है। ये कोड्स आज 2025 में भी मिनिमम वेजेस की बात करते हैं, ना कि लिविंग वेजेस की। हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी में हमारे फाउंडिंग फादर्स ने वर्कर्स के लिए लिविंग वेजेस की बात की थी। लिविंग वेजेस वो अमाउंट होता है, वो आंकड़ा होता है जो हर इंसान को जरूरत की चीजें खरीदने के लिए चाहिए होती हैं, सरवाइव करने के लिए नहीं। माने थोड़ा कंफर्टेबल एग्जिस्टेंस, सेफ स्टेबल लाइफ के लिए, रेंट, फूड, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, सेविंग, इमरजेंसीज, जो बेसिक दरकार होती है। लेकिन हम आज सोचिए संविधान लागू होने के 75 इयर्स के बाद भी मिनिमम वेजेस पर ही अटके हैं, जो वर्कर को बिल्कुल सर्वाइवल मोड पर ही रखता है, एक अच्छी लाइफ लीड करने नहीं देता। क्योंकि यह सरकार डीपीएसपी को बहुत सीरियसली लेती है, एटलीस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में, काउ स्लॉटर के मामले में, तो हम आशा कर सकते थे कि डीपीएसपी के बाकी प्रोविजंस को भी लागू करने की उम्मीद हम इस सरकार से कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन लगता है कि सरकार सिर्फ संविधान के उन प्रावधानों को लागू करना चाहती है जो पॉलिटिकली पोलराइजिंग हो, ना कि उनको जो सच में लोगों की जिंदगी बदल सकती थी। मने ये लेबर लॉज रिफॉर्म होने में और बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप्स हो सकते थे जो हमने नहीं देखे। अब ये 4 नए कानून आएंगे तो अब ये अच्छे हैं या नहीं, ये उनके इंप्लीमेंटेशन पर निर्भर करेगा। याद रखिए जीएसटी का आइडिया खराब नहीं था, लेकिन जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन किस तरफ से हुआ था। याद रखिए मेक इन इंडिया का आइडिया खराब नहीं था, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन कहां हो गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहने को तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन किसी बिजनेसमैन से जाकर बात कर लीजिए तो जमीनी हकीकत आपको पता चल जाएगी। तो वर्कर राइट्स और इन्वेस्टमेंट्स के बीच में ये जो ट्रेड ऑफ सरकार करना चाहती है, ये फ्रूटफुल हो पाएगा, ये बिजनेस बढ़ा पाएगा, जॉब्स अच्छे हो पाएंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इतना कॉम्प्रोमाइज करने के बाद, बिजनेस हाउसेस को बेनिफिट देने के बाद क्या और बिजनेसेस बढ़ेंगे। अगर बढ़ेंगे तो फिर नौकरियां बढ़ेंगी। लेकिन जिस तरीके से आजकल चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से एफडीआई इन्वेस्टमेंट इतना कम हो गया है, जो नौकरियां बची हुई हैं,
क्या अब ये नए लेबर कोड से वो बची हुई नौकरियां भी जाना आसान हो जाएगा? ये तो हमें कुछ टाइम पर ही मालूम चल पाएगा। लेकिन हां, भारत जैसे देश में हमेशा से ही लेबर सरप्लस रहा है और उसके साथ नेचुरली लो वेजेस भी रहे हैं। अब सरकार को लग रहा है कि लेबर प्रोटेक्शन और कम कर देना चाहिए कंपनीज को और अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन अभी तक इंडिया के उन हिस्सों में जहां लेबर सरप्लस है, वहां प्रोग्रेस हमें क्यों नहीं दिखता? यूपी बिहार में हमें क्यों नहीं दिखता? उल्टा जहां लेबर स्केर्स है, जैसे सदर्न स्टेट्स में, वहां तो हमें और भी ज्यादा ग्रोथ दिखता है, वहां तो हमें ज्यादा इंप्लॉयमेंट दिखता है, वहां हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी दिखता है, वहां कंपनी ज्यादा आती हैं। तो इसका मतलब है कि इन कोड्स के साथ साथ आपको बेसिक ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज जैसे करप्शन, किकबैक और इवन सोशल अनरेस्ट को ठीक करना होगा। एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना होगा, यहां नहीं कि आपस में लोग एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, दंगा चल रहा है। एक स्टेबल कोहीसिव एनवायरनमेंट बनाना होगा, करप्शन को खत्म करना होगा और कंपनीज को इंकरेज करना होगा देश के अंदर आने के लिए। नहीं तो यह सिर्फ कागज पर एक और मास्टर स्ट्रोक रह जाएगा, असल में नौकरियां ज्यादा नहीं शायद और कम हो जाए।